हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2023 के लिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके एनुअल एग्ज़ाम 2023 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू प्रश्न उत्तर को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? इनमें से कौन सा स्टॉक का उदाहरण है? संपत्ति। याद रखिएगा, मनुष्य का जो संपत्ति होता है वह स्टॉक होता है, वह स्थिर रहता है, ठीक है, वह जमा रहता है, वह तुरंत चेंज नहीं होता है। एक का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए संपत्ति। इनमें से संपत्ति एक स्टॉक का उदाहरण है, स्टॉक है, ऑप्शन ए संपत्ति। आगे देखिए सवाल नंबर 2, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, ठीक है, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय के बारे में समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। 2 का सही उत्तर ए होगा, ए ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 3, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के संघटक कौन है? एक खुली अर्थव्यवस्था यानी जिसमें मुक्त विदेशी व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है, उसमें सामूहिक मांग का संघटक कौन है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। उपभोग प्लस सरकारी व्यय प्लस निवेश प्लस शुद्ध निर्यात, ठीक है, ऑप्शन डी सामूहिक मांग का संघटक खुली अर्थव्यवस्था में होगा उपभोग प्लस सरकारी व्यय प्लस निवेश प्लस शुद्ध निर्यात, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 को पढ़िए। वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? वास्तविक प्रवाह में कौन शामिल होता है? वस्तुओं का प्रवाह, सेवाओं का प्रवाह, ए और बी दोनों? तो उपयुक्त दोनों होगा। वास्तविक प्रवाह में रियल फ्लो में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह दोनों शामिल होता है, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 5, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सभी, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ये सभी यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सभी शामिल रहता है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 6, निम्नलिखित उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती है। इनमें से अंतिम वस्तुएं किसको बोलेंगे? आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 7, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू आय। याद रखिएगा, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू आय कहते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, जीडीपी, ऑप्शन सी। आगे देखिए सवाल नंबर 8, जीएनपी अस्फीतिक क्या है? जीएनपी अस्फीतिक क्या है? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ए नंबर। जीएनपी अस्फीतिक बराबर नाम मात्र जीएनपी बटा वास्तविक जीएनपी गुना 100, ठीक है। जीएनपी अस्फीतिक इक्वल टू नाम मात्र जीएनपी बटा वास्तविक जीएनपी इंटू 100, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 9 नंबर पढ़िए। द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं शामिल है? सेकेंडरी सेक्टर में इनमें से कौन शामिल है? विनिर्माण, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, बी, बी फॉर बॉय। आगे देखिए सवाल नंबर 10 नंबर पढ़िए। किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? इनमें से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? हॉर्टले विदर्स, ठीक है, हॉर्टले विदर्स, हार्टले विदर्स, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 11 नंबर पढ़िए। वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से लाभ हैं? इनमें से कौन वस्तु विनिमय प्रणाली का लाभ है? सरल प्रणाली, आपसी सहयोग में वृद्धि, आर्थिक असमानताएं नहीं, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी ऑल, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिए सवाल नंबर 12, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई कौन सा बैंक है? कॉमर्शियल व्यापारिक बैंक है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 13,
व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में कौन से हैं? कॉमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य कौन है? जमा स्वीकार करना, ऋण देना, साख निर्माण करना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 14। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है किसके द्वारा, किसके जरिए? केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है, क्रेडिट कंट्रोल करती है किसके द्वारा? बैंक दर के जरिए, खुले बाजार की प्रक्रिया के जरिए, CRR के जरिए, इनमें सभी। ऑप्शन डी ऑल, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 15। केंद्रीय बैंक ऐसा करके ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है। केंद्रीय बैंक इनमें से क्या करके ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है? सरकारी प्रतिभूतियां खरीद कर, ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियां खरीद कर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 16। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? चलन मुद्रा। याद रखिएगा, केंद्रीय बैंक द्वारा करेंसी जारी किया जाता है, करेंसी यानी चलन मुद्रा जारी की जाती है। चलन मुद्रा के अंतर्गत सभी सिक्के और सभी नोट आएंगे, ठीक है। केंद्रीय बैंक के द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? चलन मुद्रा यानी करेंसी, सभी सिक्के और सभी नोट। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ए चलन मुद्रा, करेंसी। आगे देखिए सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 को पढ़िए। मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य हैं। मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादकता एवं रोजगार में वृद्धि, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता, मूल्य स्थिरता, इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, डी फॉर डॉन। आगे देखिए सवाल नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? इनमें से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? नैतिक दबाव, ठीक है, नैतिक दबाव साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। ऑप्शन बी नैतिक दबाव। आगे देखिए सवाल नंबर 19। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR में कमी होती है। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR घटता है, CRR में कमी होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। याद रखिएगा, CRR में और साख गुणक में नेगेटिव संबंध होता है, ठीक है। CRR में और साख गुणक, साख मुद्रा में नेगेटिव संबंध होता है, यानी जब CRR बढ़ेगा तो साख मुद्रा का संकुचन होगा और जब CRR घटेगा तो साख मुद्रा का विस्तार होगा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR में कमी होती है, CRR घटता है, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 20 नंबर पढ़िए। बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? 1995 में। 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा की गई। ऑप्शन बी फॉर बॉय। आगे देखिए सवाल नंबर 21। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंक को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देश कब घोषित किया? 22 जनवरी 1993 को। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 22 जनवरी 1993 को। आगे देखिए सवाल नंबर 22। MPS की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ निवेश गुणक घटती जाती है। MPS बढ़ेगा तो निवेश गुणक का मान घटेगा, काहे कि MPS और निवेश गुणक के बीच विपरीत उल्टा संबंध होता है। MPS की मात्रा बढ़ने से निवेश गुणक घटेगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, बी फॉर बॉय। आगे देखिए सवाल नंबर 23। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है? डेल्टा C बाय डेल्टा वाई। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC बराबर डेल्टा C बाय डेल्टा वाई, डेल्टा C बाय डेल्टा वाई। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, बी फॉर बॉय। आगे देखिए सवाल नंबर 24। निवेश गुणक क्या होता है? निवेश गुणक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, निवेश गुणक यानी के बराबर क्या होता है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, बी फॉर बॉय। आगे देखिए सवाल नंबर 25। किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है? अपूर्ण रोजगार संतुलन। जब मांग कम होगा, न्यून मांग होगा तो पूरा रोजगार नहीं पाया जाएगा, अपूर्ण रोजगार संतुलन पाया जाएगा। किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग को अपूर्ण रोजगार संतुलन कहा गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, बी फॉर बॉय। आगे देखिए सवाल नंबर 26। किन्स के गुणक को निम्नलिखित में कौन से तत्व प्रभावित कर सकते हैं? किन्स का निवेश गुणक सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPS और MPC दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। किन्स का निवेश गुणक को सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC दोनों प्रभावित करता है, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 27। यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार स्तर से पहले निर्धारित हो जाता है तब इसे कहा जाता है न्यून मांग की दशा, ठीक है। यदि अर्थव्यवस्था में आय रोजगार का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार स्तर से पहले तय हो जाता है तो उसे न्यून मांग की दशा कहते हैं, और यदि बाद होगा तो आधी की मांग की दशा होगा। यदि आय रोजगार का संतुलन स्तर
पूर्ण रोजगार स्तर से पहले होगा तो न्यून मांग की दशा बोलेंगे, और बाद में होगा तो अधिक की मांग की दशा बोलेंगे। 27 का ए होगा ए। आगे देखिए सवाल नंबर 28, न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं? बैंक दर में कमी, खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदना, नगद कोष अनुपात को कम करना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इनमें से सभी मौद्रिक उपाय है, ऑप्शन डी। आगे देखिए सवाल नंबर 29, स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन से हैं? बैंक दर में वृद्धि, खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचना, नगद कोष अनुपात में वृद्धि, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए सवाल नंबर 30 को पढ़िए। 30 नंबर 30, बजट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बजट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। संतुलित बजट, बचत का बजट, घाटे का बजट, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी होगा, डी। बजट 3 प्रकार का होता है, संतुलित बजट, बचत का बजट, घाटे का बजट, उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आगे देखिए सवाल नंबर 31 31 नंबर पढ़िए। प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर है, इनकम टैक्स उपहार कर ए और बी दोनों है, ठीक है। इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स दोनों डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। आगे देखिए सवाल नंबर 32, सवाल नंबर 32 को पढ़िए। 32, घाटे के बजट में क्या होता है? घाटे के बजट में क्या होता है? आय व्यय से अधिक होता है? नहीं। आय की अपेक्षा व्यय अधिक होती है? हाँ। घाटा ऋण या नोट छापकर पूरा किया जाता है? हाँ। बी और सी दोनों सही है। घाटे के बजट में आय की अपेक्षा व्यय अधिक होती है और घाटा ऋण या नोट छापकर पूरा किया जाता है। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 33 को पढ़िए। सरकार बजट के माध्यम से किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है? सरकार बजट क्यों बनाती है? आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, संतुलित क्षेत्र विकास करने के लिए, आय एवं संपत्ति का पूर्ण वितरण करने के लिए, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 34, निम्न में से कौन सरकार द्वारा उधार लेने की कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है? राजकोषीय घाटा, ठीक है। सरकार जब राजकोषीय घाटा का बात करेगी तब सरकार को उधार लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, ठीक है। निम्न में से कौन सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है? राजकोषीय घाटा, ठीक है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय माइनस कुल आय का अंतर, लेकिन ऋण आय को छोड़कर, ठीक है, घाटा को छोड़कर, उधार को छोड़कर। 34 का ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 35, बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन है? बजट के संगठक कौन है? बजट प्राप्तियां, बजट व्यय, उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन सी, बजट प्राप्तियां, बजट व्यय दोनों बजट का संगठक है। बजट क्या होता है? सरकार द्वारा आने वाला एक वित्तीय वर्ष में, एक लेखा वर्ष में कितना खर्चा किया जाएगा और सरकार को कितना प्राप्त होगा, यानी आने वाला एक वर्ष में सरकार का आय और सरकार का व्यय का लेखा जोखा बजट में होता है। यानी बजट का संगठक दोनों होगा, बजट प्राप्तियां यानी आय और बजट व्यय दोनों, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। आगे देखिए सवाल नंबर 36, विदेशी विनिमय बाजार दर का निर्धारण होता है मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा, ठीक है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा, डिमांड और सप्लाई से। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 37, भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है। भुगतान संतुलन में असंतुलन, असमानता क्यों उत्पन्न होता है? उसका कारण है प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, इनमें सभी। ऑप्शन डी, इनमें सभी सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए सवाल नंबर 38, अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? अदृश्य मदों यानी इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स अदृश्य मद के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल करते हैं? बैंकिंग को, जहाजरानी को, सूचना को, उपरोक्त सभी को। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए अदृश्य मदों यानी इनविजिबल आइटम्स के अंतर्गत सभी सेवा को शामिल करते हैं, सभी सेवा के मूल्य को, यानी बैंकिंग, सूचना, संचार, जहाजरानी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 39, पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? पूंजी खाते में किसको शामिल करते हैं? सरकारी सौदा को, निजी सौदा को, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग को, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, सभी को, ऑप्शन डी। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 40 को, सवाल नंबर 40 को पढ़िए। 40,
भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है? व्यापार चक्र। ठीक है, भुगतान संतुलन में असंतुलन का आर्थिक कारण है व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र। 40 का सी होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 40 यानी 40 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ें, जो आपके 2023 जैक बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।